निशा, मयंक ने आवाज़ दी। निशा एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी थी। तभी मयंक की निगाह उस पर पड़ी। निशा ने शायद सुना नहीं था। वह उसी प्रकार बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ी रही। निशा, अब मयंक निशा के एकदम ही निकट आ चुका था। निशा ने पलट कर देखा तो भौचक्की हो गई। वैसे भी बेंगलुरु में इस नाम से उसे कोई पुकारता भी नहीं था। यहाँ तो वो मिसेज निशा वशिष्ठ थी। तो क्या ये कोई पुराना जानने वाला है? वो सोचने को मजबूर हो गई, लेकिन फौरन ही उसने पहचान लिया। अरे, ये तो मयंक है, पर यहाँ कैसे? मयंक, तुम? उसने कहना चाहा पर स्तब्ध खड़ी ही रही। जबान तालू से चिपक गई थी। स्तब्ध तो मयंक भी था। वैसे भी जब हम किसी प्रिय को बहुत वर्षों बाद अनापेक्षित देखते हैं तो स्तब्धता आ ही जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उनके मध्य एक शून्य पसरा पड़ा था। उनके कानों में किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड ही थम गया हो, धरती स्थिर हो गई हो। दोनों ही अपलक एक दूसरे को निहार रहे थे। तभी एक्सक्यूज मी कहते हुए एक व्यक्ति दोनों के बीच में उन्हें घूरता हुआ निकल गया। उनकी निस्तब्धता भंग हो गई। दोनों ही वर्तमान में लौट आए। मयंक, तुम यहाँ कैसे? क्या यहाँ पोस्टेड हो? निशा ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मेरी कंपनी की ओर से एक सेमिनार था, उसी को अटेंड करने आया हूँ। तुम बताओ, कैसी हो निशा? उसने तनिक आर्द्र स्वर में पूछा। क्यों, कैसी लग रही हूँ? निशा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए नटखटपन से कहा। अब मयंक थोड़ा संकुचित हो गया, फिर अपने को संभाल कर बोला, यहीं खड़े खड़े सारी बातें करेंगे या कहीं बैठेंगे भी? हाँ, क्यों नहीं, चलो इस मॉल में एक रेस्टोरेंट है, वहीं चलकर बैठते हैं। और मयंक को लेकर निशा अंदर चली गई। दोनों एक कॉर्नर की टेबल पर बैठ गए। धूमिल अंधेरा छाया हुआ था। मंद मंद संगीत बज रहा था। वेटर को मयंक ने 2 कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम का ऑर्डर किया। तुम्हें अभी भी मेरी पसंद नापसंद याद है? निशा ने तनिक मुस्कुराते हुए कहा। याद की क्या बात है, याद तो उसे किया जाता है जिसे भूल जाया जाए। मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ निशा, जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। मयंक का स्वर दिल की गहराइयों से आता प्रतीत हो रहा था। निशा ने उस स्वर की आर्द्रता को महसूस किया, किंतु तुरंत संभल गई और एकदम ही वर्षों से बिछड़े हुए मित्रों के चोले में आ गई। और सुनाओ मयंक, कैसे हो? कितने वर्षों बाद हम मिल रहे हैं। तुम्हारा सेमिनार कब तक चलेगा? और हाँ, तुम्हारी पत्नी तथा बच्चे कैसे हैं? निशा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उफ, निशा थोड़ी सांस तो ले लो। लगातार बोलने वाली तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। मयंक ने निशा को चुप कराते हुए कहा। अच्छा बाबा, अब कुछ नहीं बोलूँगी, अब तुम बोलोगे और मैं सुनूंगी, निशा ने उसी नटखटपन से कहा। मयंक देख रहा था आज 25 वर्षों बाद दोनों मिल रहे थे। उम्र बढ़ चली थी दोनों की, पर 45 वर्ष की उम्र में भी निशा के चुलबुलेपन में कोई भी कमी नहीं आई थी, जबकि मयंक पर अधेड़ होने की झलक स्पष्ट दिख रही थी। वो शांत दिखने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर जबान रुक सी गई थी। शायद निशा ने उसके मनोभाव को पढ़ लिया था। संयत स्वर में बोली, क्या हुआ मयंक, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। हाँ, मयंक जैसे सोते से जागा। निशा, तुम बताओ क्या हाल चाल है? तुम्हारे पति व बच्चे कैसे हैं? तुम खुश तो हो ना? निशा थोड़ी अनमनी सी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मयंक के प्रश्नों का क्या उत्तर दे। फिर अपने को स्थिर करके बोली, हाँ मयंक, मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य को पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित संपन्न परिवार के इकलौते पुत्र की बधू होने के कारण मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए थे। मेरे ससुर का साउथ सिल्क की साड़ियों का एक्सपोर्ट का व्यवसाय था। कांजीवरम, साउथ सिल्क, साउथ कॉटन, बेंगलुरु सिल्क मुख्य थे। MBA करके आदित्य भी उसी व्यवसाय को संभालने लगे। जब मैं ससुराल में आई तो बड़ा ही लाड़ दुलार मिला। सास ससुर की इकलौती बहू थी, उनकी आंखों की तारा थी। विवाह के 15 दिनों बाद मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा था और जब मुझे पहली उल्टी हुई तो मेरी सासू माँ ने मुझे डॉक्टर को दिखाया।
कुछ परीक्षणों के बाद डॉक्टर ने कहा, खुशखबरी है माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। पूरे घर में उत्सव का माहौल छा गया था। सासू माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी, बस आदित्य ही थोड़े चुप चुप से थे। रात्रि में मुझसे बोले, निशा मैं तुम्हारा हृदय से आभारी हूँ। क्यों? मैं चौंक उठी, क्योंकि तुमने मेरी इज्जत रख ली। अब मैं भी पिता बन सकूंगा, कोई मुझे भी पापा कहेगा, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। मैं अपराध बोध से दबी जा रही थी, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा ही था। आदित्य का इसमें कोई भी अंश नहीं था। फिर भी मैं चुप रही। आदित्य ने तनिक रूंधी हुई आवाज में कहा, निशा मैं एक अधूरा पुरुष हूँ। जब 20 साल का था तो पता चला मैं संतानोत्पत्ति में सक्षम हूँ। जब दोस्त लोग लड़की के पास ले गए, अवसर तो मिला था, पर उससे वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं हो सका। नहीं समझ पाता हूँ कि नियति ने मेरे साथ ये गंदा मजाक क्यों किया। माँ पापा को यदि ये बात पता चलती तो वे लोग जीते जी मर जाते, और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था। मुझ पर विवाह के लिए दबाव पड़ने लगा और मैं कुछ भी कह सकने में असमर्थ था। सोचता था मेरी पत्नी के प्रति ये मेरा अन्याय होगा, और मैं निरंतर हीनता का शिकार हो रहा था। मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं विवाह नहीं करूँगा, किंतु माता पिता पर पंडित पुजारी दबाव डाल रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा उनकी मनोकामना पूर्ण करने में असमर्थ है। और फिर मैंने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए विवाह के लिए हाँ कर दी। सोचा था कि घर वालों का तो मुंह बंद हो जाएगा, अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। यदि उसे मुझसे नफरत होगी तो उसे मैं आज़ाद कर दूंगा। जब तुम पत्नी बनकर आई तब मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे रूप और भोलेपन पर मैं मर मिटा। हिम्मत जुटा रहा था कि तुम्हें इस कटु सत्य से अवगत करा दूं, किंतु मौका ही न मिला। और जब मुझे पता चला कि तुम गर्भवती हो तो मैं समझ गया कि ये शिशु विवाह के कुछ ही समय पूर्व तुम्हारे गर्भ में आया है। अवश्य तुम्हारा किसी अन्य से संबंध रहा होगा। जो भी रहा हो, ये बच्चा मुझे स्वीकार्य है। कहकर आदित्य चुप हो गए, और मैं ये सोचने पर बात हो गई कि मैं आदित्य की अपराधिनी हूँ या उनकी खुशियों का स्रोत हूँ। ये किस प्रकार के इंसान हैं जिन्हें जरा भी क्रोध नहीं आया, किसी पर पुरुष के बच्चे को सहर्ष अपनाने को तैयार हैं। शायद क्षणिक आवेग में किए गए मेरे पाप की ये मजा थी जो मुझे अनायास ही विधाता ने दे दी थी, और मेरा सिर उनके समझ श्रद्धा से झुक गया। 9 माह बाद प्रसून का जन्म हुआ। आदित्य ने ही प्रसून नाम रखा था। ठीक भी था। सूर्य की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठते हैं, उसी प्रकार आदित्य को देखते ही प्रसून खिल उठता था। हर समय वो उसे अपने सीने से लगाए रहते थे। रात्रि में यदि मैं सो जाती थी तो वह प्रसून की एक आहट पर जग जाते थे। उसकी नेपी बदलते थे। मुझसे कहते थे मैं प्रसून को एयरफोर्स में भेजूंगा, मेरा बेटा बहुत नाम कमाएगा। मेरे दिल में आदित्य के लिए सम्मान बढ़ता जा रहा था। देखते देखते 15 वर्ष बीत चुके थे। मैं खुश थी जो आदित्य मुझे पति रूप में मिले, लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। अकस्मात एक दिन एक ट्रक से उनकी गाड़ी टकराई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तब प्रसून 14 वर्ष का था। मैं निःशब्द निशा की जीवन गाथा सुन रहा था। कुछ बोलने या पूछने की गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। क्षणिक मौन के बाद निशा फिर बोली, आज मैं अपने बेटे के साथ अपने ससुर का व्यवसाय संभाल रही हूँ। प्रसून एयरफोर्स में जाना नहीं चाहता था। अब वो 25 वर्ष का होने वाला है। उसने MBA किया और अपने पुश्तैनी व्यवसाय में मेरा हाथ बटा रहा है, या यूँ कहो कि अब सब कुछ वही संभाल रहा है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मयंक ने मुंह खोला, निशा तुम्हें अतीत की कोई बात याद है? हाँ मयंक, सब कुछ याद है। जब तुमने मेरे नाम का मतलब पूछा था और मैंने अपने नाम का अर्थ तुम्हें बताया। निशा का अर्थ है रात्रि। तुम मेरे नाम का मजाक बनाने लगे, तब मैंने तुमसे पूछा, आपको अपने नाम का अर्थ पता है? तुमने बड़े गर्व से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम मयंक है, जिसका अर्थ है चंद्रमा, जिसकी चांदनी सबको शीतलता प्रदान करती है। बोलो याद है ना? निशा ने भी मयंक से प्रश्न किया। मयंक थोड़ा मुस्कुराकर बोला, और तुमने कहा था मयंक जी, निशा है तभी तो चंद्रमा का अस्तित्व है, वरना चांद नजर ही कहाँ आएगा। अच्छा निशा, तुम्हें वो रात याद है जब मैं तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे घर आया था? हमारे बीच संयम की सब दीवारें टूट चुकी थी।
मयंक निशा को अतीत में भटका रहा था। हाँ, तभी निशा बोल पड़ी, प्रसून उस रात्रि का ही प्रतीक है। लेकिन मयंक, अब इन बातों का क्या फायदा? इससे तो मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। और वैसे भी अतीत को वर्तमान में बदलने का प्रयास ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि तब हम ना वर्तमान के होंगे ना अतीत के, एक त्रिशंकु बनकर रह जाएंगे। मैं उस अतीत को अब याद भी नहीं करना चाहती हूँ जिससे हमारा आज और हमारे अपनों का जीवन प्रभावित हो। और हाँ मैं, अब मुझसे दोबारा मिलने का प्रयास मत करना। क्यों निशा, ऐसा क्यों कह रही हो? मयंक विचलित हो उठा। क्योंकि तुम अपने परिवार के प्रति ही समर्पित रहो, तभी ठीक होगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, पर इतना जरूर समझती हूँ कि तुम्हें पाकर तुम्हारी पत्नी बहुत खुश होगी। कहकर निशा उठ खड़ी हुई। मयंक उठते हुए बोला, मैं एक बार अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा? नहीं मयंक, वो आदित्य का बेटा है, यही सत्य है। और प्रसून अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता है। वो तुम्हारा ही प्रतिरूप है, ये कटु सत्य है और इसे नकारा भी नहीं जा सकता। किंतु मातृत्व के जिस बीज का रोपण तुमने किया, उसको पल्लवित तथा पुष्पित तो आदित्य ने ही किया। यदि वह मुझे माँ नहीं बना सकते थे तो क्या हुआ? यदि वह खुद को एक अधूरा पुरुष मानते थे, पर मेरे लिए तो वे परिपूर्ण थे। एक आदर्श पति की जीवन संगिनी बनकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मेरे अपराध को उन्होंने अपराध नहीं माना, इसलिए वह मेरी दृष्टि में सचमुच ही महान है। प्रसून तुम्हारा अंश है, ये बात हम दोनों ही भूल जाएं तो ही अच्छा रहेगा। तुम्हें देखकर वो टूट जाएगा, मुझे कलंकिनी समझेगा, हजारों प्रश्न करेगा जिनका कोई भी उत्तर शायद मैं ना दे सकूंगी। अपने पिता को अधूरा इंसान समझेगा। युवा है, हो सकता है कोई गलत कदम ही उठा ले। हमारा हंसता खेलता संसार बिखर जाएगा और मैं भी कलंक के इस विष को नहीं पी सकूंगी। तुम्हें वो गीत याद है ना? मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए, भूल जाओ कि कभी हम दो जिस्म एक जान थे, एक साथ जीने मरने का वादा किया था। उन सब के अब कोई मायने नहीं है। आज से हमारी तुम्हारी राहें जुदा जुदा हैं। हमारा आज का मिलना एक इत्तेफाक है, किंतु अब ये इत्तेफाक दोबारा नहीं होना चाहिए। कहकर उसने अपना पर्स उठाया और रेस्टोरेंट के गेट की ओर बढ़ चली। तभी मैं बोल उठा, निशा एक बात और सुनती जाओ। निशा ठिठक गई। मैंने विवाह नहीं किया है, ये जीवन तुम्हारे ही नाम कर रखा है। और वो रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। निशा थोड़ा देर चुप खड़ी रही, फिर किसी अपरिचित की भांति रेस्टोरेंट से बाहर आ गई और दोनों दो विपरीत दिशाओं की ओर मुड़ गए। चलते चलते निशा ने अंत में कहा, मयंक इतने जज्बाती ना बनो, अगर कोई मिले तो विवाह कर लेना, मुझे शादी का कार्ड भेज देना ताकि मैं सुकून से जी सकूं। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।